नमस्कार, मैं हूं अनुपम दस का दम के साथ आपके बीच। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। मंगोलपुरी इलाके में कुछ लोगों ने घर में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता को चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी है। मृतक की पहचान रिंकू शर्मा 26 साल के रूप में की गई है। इस बाबत पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बीच इलाके में तनाव बना हुआ है। बताया जाता है कि हमलावरों और मृतक के बीच में पहले से विवाद था। घर में घुसकर रिंकू शर्मा की हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शंकर, इस पूरी घटना में क्या निकलकर सामने अब तक आ रहा है? देखिए, जो मामला है ये परसों का है, यानी कि बुधवार का है। और कल गुरुवार को इलाज के दौरान में रिंकू की मौत हो गई। संजय गांधी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और जिस तरह से रिंकू की चाकू से गोदकर हत्या हुई है, इस मामले में शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि वो राम मंदिर के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा कर रहा था और इसी चक्कर में वो कई लोगों से बातचीत कर रहा था। और इसी बीच में उसकी कुछ लोगों से अनबन हुई और जिसके बाद अनबन होने के बाद उसको चाकू से गूंथकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मंगोलपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई और इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कल जब इलाके के डीसीपी से पूछा गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में तमाम जो सीसीटीवी कैमरे और जो आसपास लेकिन शंकर, सवाल यहां पर यह है, जो सोशल मीडिया पे और तमाम जगह से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें जो बातें कही जा रही हैं उसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर के, इसके आंदोलन में शामिल होने के लिए इसके द्वारा नारे लगाने की बातें हैं। ये इन दोनों के बीच में विवाद क्या था? विवाद कारण है या वजह कुछ और है? देखिए, इस मामले पे जब पूछा गया, डीसीपी का कहना है कि इस मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर जिस तरह से कुछ वीडियो देखने को मिले हैं उसी वीडियो के आधार पर और जो चश्मदीद हैं उसके आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पे मुख्य मसला क्या है, किस वजह से आपस में अनबन हुई, किस वजह से इतना बेदर्दी से एक युवक की हत्या की गई है, तो इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इस मामले पर आगे की जानकारी जो है वो मिल सकती है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि मंगोलपुरी थाना के जो एसएचओ हैं और तमाम जो एसीपी हैं वो लगातार वहां पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यहाँ तक रिंकू के परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है क्या? ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं इनको रिंकू बहुत पहले से जानता था? परिवार के लोग कुछ जानकारी दे पाए हैं मीडिया को? देखिए, जो हत्या करने वाले आरोपी हैं वो उसी इलाके के हैं, वो कहीं अलग इलाके नहीं, उसी इलाके के हैं। और ये परिवार आपस में एक दूसरे को जानता है। लेकिन रिंकू का जो जिस तरह से बाकायदा आपस में झंझट हुआ रिंकू शर्मा का, तो वो किस वजह से लेकर झंझट हुआ, क्या? बिल्कुल शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शंकर आनंद हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे और जानकारी दे रहे थे। लगातार ग्राउंड जीरो से वो मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घरौनी प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी डिजिटल प्रमाण पत्र सौंपेंगे। ग्रामीणों को आवासीय संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 11 जिलों में अधिकारी ये प्रमाण पत्र ग्रामीणों को बांटेंगे। इस योजना के तहत गांव के लोग आसानी से बैंक से लोन ले पाएंगे। सुबह 11:30 बजे यह कार्यक्रम होगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, कितने बजे मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे और इस योजना को आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए भी कि इस योजना से कैसे लोग लाभ ले सकते हैं?
और देखिए अनुपम, 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारत सरकार का पंचायती राज विभाग है उसके जरिए से इस योजना की शुरुआत की थी। और आजादी के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब देश में खेतों की जो खसरा खतौनी होती है उसके तर्ज पर आवासीय भूभाग जो होते हैं उसके लिए घरौनी का इंतजाम किया गया है। यानी कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आपका जो घर है अब वो झुग्गी है, झोपड़ी है, या फिर इसके अलावा भी अगर टीन शेड है और अगर वो आपकी जमीन आपकी है तो भूमाफियाओं की उस पर नजर ना पड़े, इसके लिए जो आप स्वामित्व योजना के तहत आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए जो यूपी सरकार है वो सर्वे भी करवा रही है। करीब करीब 40 जिले ऐसे हैं जिसका सर्वे हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुछ लाभार्थियों को डिजिटली इसका प्रमाण पत्र देने भी वाले हैं। मुख्यमंत्री के देने के बाद जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो जिलों में जाकर करीब 11 जिले ऐसे हैं जिसके 1001 गांव के 1,57,000 लाभार्थियों को यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रयास यह है कि जो भी गांव में विवाद होते हैं जमीनों को लेकर के या आवास को लेकर, भूमि को लेकर के, वो खत्म हो जाए इसके जरिए। और आप ये देख पाए कि आपका अगर कोई गांव है उस गांव में फला जो जमीन है वो किसकी है तो आप डिजिटली या ऑनलाइन देख सके कि ये फला व्यक्ति की जमीन है या स्वामित्व योजना के तहत उसको प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस विवाद को खत्म करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और ये माना जा रहा है कि ये सरकार का प्रयास है कि किस तरीके से गरीब परिवार के वो लोग जिनके पूर्वजों की वो जमीन तो रही है लेकिन धीरे धीरे इस पे कब्जा भी हो रहा है। ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से हमने देखा था सोनभद्र में या बाकी जगह उत्तर प्रदेश में जमीन को लेकर के जो नरसंहार हुए या बड़े बड़े मामले सामने आए थे, अब उस तरीके के मामले सरकार की इन कोशिशों के बाद, इस प्रयास के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए सरकार का प्रयास भी यही है कि जिस तरीके से अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में तो अलॉटमेंट से लेकर के हर चीज जो होता है लेखा जोखा होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खेतों को लेके या प्रॉपर्टीज को लेके बहुत विवाद चलते हैं। इसको खत्म करने के लिए हर व्यक्ति के पास अगर किसी का दूध की डेयरी भी है, अगर कोई बहुत गरीब परिवार भी है, उसके पास अगर 2 बीघे जमीन है, 2 कट्ठे जमीन है, तो उस जमीन पर उसका नाम होना चाहिए, उस अभिलेख उसके पास उसके ऐसे प्रमाण पत्र होने चाहिए जिसके जरिए वो भविष्य में भी किसी को दिखा सके कि ये जमीन मेरी है, मुझे सरकार ने प्रमाण पत्र दे रखा है। और ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे और जैसे ही मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। अभ्युदय योजना में पंजीकरण, कोचिंग के लिए 97,000 पंजीकरण हुए हैं। 20 घंटे में 97,000 पंजीकरण। सिविल सेवा की तैयारी के लिए 46,000 पंजीकरण हुए हैं। 16 फरवरी से शुरू होगी अभ्युदय योजना। छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। अभ्युदय योजना में पंजीकरण में आपको बता दें कि लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। अब तक का 97,000 पंजीकरण हो चुके हैं, जो बताते हैं 20 घंटे में 97,000 पंजीकरण हो चुके हैं। सिविल सेवा के लिए 46,000 पंजीकरण हुए हैं। तो 16 फरवरी से शुरू होगी अभ्युदय योजना। छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए 97,000 पंजीकरण हो चुके हैं। 20 घंटे में ही 97,000 पंजीकरण हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। अजीत, सरकार ने जिस मोटिव के तहत इस योजना को लाने की बात कही और अब यहां पर 20 घंटे में 97,000 पंजीकरण हो गए हैं, बताता है कि लोग कितने उत्साहित हैं। देखिए अनुपम, मुख्यमंत्री भी यही चाहते थे कि जो लोग, जो बच्चे हैं, जो मेधावी हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अभ्युदय योजना की जो कोचिंग के लिए जो शुरुआत की थी मुख्यमंत्री ने, जो 20 घंटे के अंदर 97,000 यानी लगभग 1 लाख बच्चों ने पंजीकरण किया है। यानी 46,000 युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि और जो बच्चे हैं दूसरी परीक्षाओं के लिए, तो इस योजना के तहत जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए निःशुल्क दी जाएगी कोचिंग सरकार की तरफ से। तो निश्चित तौर पर जो कदम उठाया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो कारगर साबित हो रहा है और 1 लाख के आसपास बच्चों ने अपना पंजीकरण कराया, यानी रुचि दिखाई है, जिसका इससे साफ जाहिर होता है कि इस योजना से बच्चों को काफी लाभ मिलने वाला है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। अब बात यूपी सरकार की। यूपी सरकार इस बार पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। सरकार की कोशिश है कि सदन की कार्यवाही को हाईटेक बनाया जाए। सरकार ने सभी विधायकों को 50,000 रुपए तक का आईपैड खरीदने के लिए कहा था। योगी सरकार ने पेपरलेस बजट की तैयारी अब शुरू कर दी है और आज से ही विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गुलाम नबी आजाद का संसद में आखिरी दिन। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद है। मल्लिकार्जुन खड़गे माना जा रहा है कि विपक्ष के नेता बन सकते हैं।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आजाद का संसद में आज आखिरी दिन है। ऐसे में विपक्ष का नेता राज्यसभा में कौन बनेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चल रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं या फिर कोई और बनता है, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता। और अब बात करते हैं कई शहरों में लगी भीषण आग की। कानपुर देहात की कोतवाली क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर है, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की दूसरी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर रसूलपुर क्षेत्र में बाजार की दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहां मौजूद दुकानदारों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड 4 घंटे देरी से आई, जिसकी वजह से सब्जी की दुकान, कैंटीन, चिकन शॉप, चाय के होटल और अन्य दुकानें जल गई। तीसरी आग की तस्वीर ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां पर एनटीपीसी दादरी के शॉपिंग सेंटर में स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच में विवाद होता है और विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत पे आई है। पुलिस ने युवक को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। हसनपुर कोतवाली इलाके के आगापुर का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त खबर बलिया से है, जहां पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कासगंज कांड पर सवाल खड़े कर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि सपा सरकार के दौरान भर्ती पुलिस वाले बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि बलिया में भी पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेवती थाना क्षेत्र में 100 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं स्थानीय पुलिस के संरक्षण में, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से लेकर आला अफसरों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है कि पुलिस के संरक्षण में जो भी ये सब घटनाएं हो रही, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर उजानी कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने 20 लाख रुपए का माल लूट लिया। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों ने लाइसेंसी राइफल भी लूट ली है। बता दें कि कस्बे के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अपनी रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे, तभी रात में प्रॉपर्टी डीलर के घर बदमाश घुस गए और लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर के घर में सोना, चांदी सहित नकदी भी थी। इस बदमाश लूट ले गए हैं। घटना के बाद एसपी सिटी और सीओ भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद आइए चलते हैं ऐसे गार्डन में जहां खुशबू का भंडार है, रंगत की बहार है, भौरों की गुंजन है, यानी मुस्कुराने के लिए यहां हर वो साजो सामान है जिसे पाने की चाहत सबकी होगी। कौन सी है वो जगह और कैसे मिलेगी आपको एंट्री, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं अगर इंसान हंसना अपनों से सीखा होगा तो मुस्कुराने की कला इन फूलों ने दी होगी। इतना ही नहीं, अपनी मासूम पंखुड़ियों में कई मिठास लपेटे इन फूलों ने खुशबू का खजाना भी छिपा रखा है। बात जब फूलों की होगी तो भला मुगल गार्डन को कौन भूल सकता है। We opened the Mughal gardens for all of the Indians to come and visit.
It will be open for the general public from February 13 to March 21st, except on Mondays, which would be the day of maintenance for the entire gardens. 13 फरवरी से खुलने वाले फूलों के इस जहां में आप भी सैर कीजिए, क्योंकि भागदौड़ की दुनिया में 2 पल आराम के लिए सबसे बेहतर जगह हरे भरे गार्डन ही है। और अगर उस गार्डन में फूलों की अलग अलग रंगत मिल जाए तो यकीन मानिए तनाव खत्म और मुस्कुराहट शुरू। तो आज ही राष्ट्रपति भवन सचिवालय की साइट पर जाइए और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए इन नायाब फूलों का दीदार कीजिए। Keeping in mind the COVID-19 protocols, walk-in entry will not be available. I repeat, not be available this year. We would be taking only online booking through our official websites rashtrapatisachivalaya.gov.in. राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन सज धज कर आपके स्वागत के लिए तैयार है, जहां 138 तरह के रंगों में राजा गुलाब हैं, जो आपको सुर्ख लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला समेत कई अलग अलग मनमोहक रंगों में महकते हुए मिलेंगे। वहीं 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप, 5,000 से ज्यादा मौसमी फूल रंगों की दुनिया में ले जाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी पहल शुरू की गई है। यहां पर पुलिसकर्मियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय ने ऑनलाइन जुड़कर यूपी 112 के मुख्यालय के साथ ही सभी 75 जिलों में तैनात पीआरवी कर्मियों से बातचीत की और उन्हें तनाव से निपटने और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के खास टिप्स दिए। अक्सर पुलिस वाले कामकाज के दबाव के चलते तनाव में रहते हैं, जिसका असर उनके कामकाज पर दिखाई देता है। ऐसे में योगी सरकार ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि तनाव को समझना महत्वपूर्ण क्यों है और तनाव किन कारणों से होता है और फिर उनका निस्तारण कैसे किया जा सकता है। तनाव के आसपास कुछ मिथक होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आईआईएम इंदौर के डॉक्टर हिमांशु राय ने वर्कशॉप के दौरान पुलिस वालों को तनाव के पीछे की वजह बताई और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। यदि आपको सिरदर्द होता रहता है बिना किसी कारण के, यदि आपको बैक में पेन होता है, कमर दर्द इत्यादि होता है बिना किसी कारण के, यदि आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको शरीर में दर्द होता है, तो इसका मतलब कि ये जो फिजिकल लक्षण है, ये जो शारीरिक लक्षण है, ये तनाव के लक्षण हैं। दरअसल तनाव से बचने का एक ही उपाय है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाएं और अच्छी नींद लें, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तनाव के पीछे की वजह सब जानना चाहते थे, क्योंकि ऐसे कई लक्षण होते हैं जिनको आम जीवन में लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन उसके मायने नहीं समझते और बीमारी से ग्रसित होते चले जाते हैं। डॉक्टर का मानना है कि तनाव आम जीवन में भय और ईर्ष्या से आता है। इसके साथ ही कमर दर्द, सिर दर्द और थकावट महसूस होना और बार बार भूलना तनाव का कारण होता है। वैसे इस आयोजन के पीछे की कहानी ये है कि यूपी 112 और आईआईएम इंदौर के बीच 2019 में एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत डॉक्टर हिमांशु राय ने पीआरवी कर्मचारियों को तनाव मुक्त रहने के लिए टिप्स दिए।